मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इनका एक और भी जो है वो तारुफ है। वैसे ये प्रीवियसली ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन्होंने सर्व किया, पुलिस फोर्स के अंदर रहे, और जो लास्ट इनकी पोस्टिंग थी वो डायरेक्टर जनरल जो है वो FIA के तौर पर खिदमत जो है वो अंजाम दी और फिर इनकी रिटायरमेंट होगी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं बशीर मेमन साहब, प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अयूब भाई? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं, सेहत कैसी है आपकी और कैसी चल रही है आपकी सियासत सिंध के अंदर? अल्लाह का शुक्र है, सेहत भी ठीक है, सियासत भी ठीक है। मेरे मालिक का, मदीने वाले का बहुत ज्यादा एहसान। सर आज आपको ज़हमत दी है, बात आपसे चंद सवालात पूछने हैं कि पहला तो आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का सिंध के अंदर कोई मुस्तकबिल है भी, या कोई मुस्तकबिल हम उसको देखेंगे जनाब जो मौजूदा हालात हैं इसी की कंटिन्यूएशन होगी? क्योंकि वो स्पेस जो समझ रहे थे लोग 2008 के बाद के मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी स्पेस जो है वो हासिल करेगी सिंध के अंदर, लेकिन सिंध के अंदर तो यानी रिवर्स गियर लगा रहा। क्या वजह थी और क्या आपने डायग्नोज करने की कोशिश की कि ये पार्टी इतनी तनज़ीली का क्यों शिकार हुई सिंध के अंदर? उसकी वजूहत भी है और जाहिर है हमने उसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई है और हम एक्टिवेट भी किया है पार्टी को। एक्टिव एक्टिव भी है और पार्टी काफी हमारी जिसको कहते हैं ना जान पड़ना, ट्रेन मार्च में आपको नजर आ गया होगा, फिर इलेक्शंस में नजर आ गया होगा। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो रीऑर्गेनाइज जो किया है हमने, कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब सिंध के गवर्नर रहे। क्या आप समझते हैं कि बतौर गवर्नर उन्होंने जो अपनी पार्टी को जिस तरीके से स्ट्रेंथन करना चाहिए था वैसा उन्होंने किया? क्योंकि उनका हल्का इंतखाब तो कोई भी नहीं था, लेकिन गवर्नर थे। गवर्नर एक बड़ा आइनी ओहदा होता है। जिस तरह हम फैसल करीम कुंडी साहब को देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की अच्छा तरीके से जो है वो प्रोजेक्शन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हैं तो वो बेसिकली वफाक के नुमाइंदे, लेकिन वो उन्होंने अपनी पार्टी को खासा मुतहरिक रखा हुआ है। इसी तरह पंजाब के जो गवर्नर हैं सलीम हैदर साहब, वो भी पीपल्स पार्टी को अच्छी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं पंजाब के अंदर। तो क्या मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की थी इंटीरियर सिंध के अंदर? अब उसमें थोड़ा सा मैं कोई, वो चूंकि वो मौजूद नहीं है और वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझूंगा कि अगर मैं एवेल्युएट करूं जी। और अगर मैं ये कहूं कि सियासत में जब तक बंदा इलेक्शन ना लड़े तब तक उसको सियासत करना और सियासी ओहदों पर आना, सियासत से मुराद यह है कि इलेक्शन लड़े और अपने हल्के से लड़े। जी। जहां पे वो रहता है वहीं से उसने वोट लेना है, वहीं से उसने वोट बैंक पैदा करना है, अपना और अपनी पार्टी के हमदर्दों को साथ रखना है। ठीक है। उससे थोड़ा सा बंदे का इंटायरली डिफरेंट ये होता है। जब मैंने मुस्लिम लीग नवाज का जो सदर बना था तो मुझे ये नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इसलिए मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ता। जी। लेकिन मुझे वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कहा था कि अब सियासत में आ गए तो इलेक्शन जरूर लड़ो। जी। और फिर मैं अपने हल्के से लड़ूं, तो मैं अपने हल्के से इलेक्शन लड़ा जहाँ पे मैं रहता हूँ, जब मेरे आबा व अजदाद दफन है, वहीं से मैंने इलेक्शन लड़ा अपने गाँव से। बड़ा वोट मैंने वोट कहीं उठाया और से आपने। जाकर नहीं लड़ा। आपने तो बहुत वोट उठाया जी, लेकिन क्या आप इलेक्शन जीत गए थे और कोई सिस्टम ने आपको शिकस्त दी, या आप समझते हैं कि वाकई इलेक्शन हार गए थे आप? देखिए, अब बात यह है कि उसको बात पुरानी हो गई, अच्छा। आगे की बात करें। मतलब बात यह है कि बंदे को आगे देखना चाहिए। जी। जो हो गया वो हो गया। वोट मैंने बहुत उठाए, आपको एविडेंस भी मिल जाएगी, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि सियासत में बंदा रास्ता निकालता है फ्यूचर का। अच्छा ठीक है जी। आपकी यही तो बातें हैं जी, आप ये बहुत कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सॉफ्ट है कि चला स्पोकन हो है। गया खत्म। मैं तो अब चूंकि
आप समझते हैं सियासत में फिट हैं आप यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बड़ी धीमे मजाज के हैं, बड़ी पोलाइट गुफ्तगू करते हैं। सियासत में आजकल जो कल्चर बन चुका है, ओए तोए वाला, ऐसी की तैसी वाला, ये या इवन के यानी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू जो है वो एक रूटीन बन चुकी है। तो आप जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आप समझते हैं कि सियासत में फिट हैं आप? आपको एक अर्ज करूं आयुब के, आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है उसकी पहचान ही वफादारी, अच्छी गुफ्तगू और कैरेक्टर है। जी। मैं किसी ऐसी पार्टी में नहीं गया हूं जो कैरेक्टरलेस हो, हम्म। जो करप्ट हो, हम्म। जो डांस पार्टी में बिलीव करता हूं। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई सियासी जमात है, हम्म। लेकिन मेरे जो लीडरशिप है, आप उनका कैरेक्टर देख लें, हम्म। हमारे उनका तरीक़ेकार देख लें, हमारे रवायात के पाबंद हैं। एक मुस्लिम लीग नवाज के एक किसी भी, मैं कारकुन की भी बात करूं, कोई एक ट्वीट मुझे बता दे कि उसने किसी की बेइज्जती की, जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसने किसी के घर पे हमला किया, हम्म। और कोई एक हमारा जलसा दिखा दे जिसमें कोई डांस पार्टी हुई हो। डांस पार्टी पर आप बड़ा गुस्सा है, लगता है आप मेरे ख्याल से कोई बतौर, जब आप पुलिस सर्विस में थे तो डांस पार्टियों पर कोई रेड्स वगैरह तो नहीं करवाते रहे ज़्यादा आप? नहीं, ये तो हर एक का अपना अपना कैरेक्टर है। हम्म। ये तो हर एक की वो फैमिली वैल्यूज हैं, जो जो ट्रेडिशंस है, उसी को वो फॉलो करता है, ये वो सीखता है। जी। यूरोप से हमने क्या सीखना है, अमेरिका से हमने क्या सीखना है? डांस डांस सीखना है और म्यूजिक ही सीख रहा है तो ठीक है, मर्जी है, जो चाहे सीखे। मैं तो चाहूंगा कि हमारी जो रवायात है, मशरकी जो हमारे हमारे ईस्ट के जो जी हमारे इक़्तिदार है, कल्चर है, इक़्तिदार को उसके साथ तो मैं जुड़ा हूँ, जारी रहना चाहिए मैं तो उसके उसके साथ। साथ जुड़ा। और इस्लाम इस्लाम मेरा मजहब है, इस्लाम मेरा मजहब है, वे ऑफ लाइफ है। जी। उसमें जिस चीज की इजाजत है वो इजाजत है, जिसकी चीज की इजाजत नहीं है वो मेरे लिए ममनू है चीज। जी बजा सिंपल। फरमा रहे हैं। ये पहले मेरी ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा। नहीं, बहुत अच्छी है, यही हकीकत है, और यही यानी आपकी अगर हकीकी कामयाबी अगर आपने ज़िंदगी में हासिल करनी है तो परफेक्ट वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि हमारा दीन है, हमारा मज़हब है इस्लाम। सर ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर एक आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने की फरमाइश की थी, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपसे की उन्होंने, और आज़म खान साहब के ज़रिए आपको बुलवाया भी और आपको कहा कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा आप बनाएं। उस पर फिर आपने क्या जवाब दिया था, क्या उसके वाले से तफसीलात हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं कि उसका एक तरीकाकार है जो कि मुझे उस वक्त पता लगा। जी। कैबिनेट ने अप्रूव किया था जी। कि उसकी इंक्वायरी की जाए। उसकी एफआईए पहले इंक्वायरी करती है, जी। इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी से तो मैं इनकार नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन हमने जब इंक्वायरी की तो एविडेंस चाहिए था। जी। एविडेंस क्या? कि कोई ऐसा राज जो ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि आजकल मिनिस्टर डिफेंस है, उन्होंने एज मिनिस्टर जी। पाकिस्तान के किसी दुश्मन को बेचा जी। या दिया या शेयर किया, जो कि उनको नहीं शेयर करना चाहिए था। ये एविडेंस मुझे चाहिए। जी। इसी बिना पे हमने उस वक्त कहा था कि देयर इज नो एविडेंस जो कि इस को एफआईआर में हम कन्वर्ट कर सके। हम्म। ये तरीकाकार है। जो जो कि कैबिनेट अप्रूवल देती है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, और ना भी दे, जी। हम भी ले जा सकते थे उसके पास, अगर हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस आ जाए तो। हम्म। ये मतलब फही में हम कर सकते थे, इसलिए कि मैंने फिर उसके बाद मेरी आदत है, मैं अपने हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट होता था उसको जी। बिल्कुल साथ साथ रखता था कि कोई भी चीज इलीगल ना हो। ठीक है। तो इसलिए फिर उनको बताया था कि ये एविडेंस नहीं है तो खत्म खत्म हो गया। अच्छा, आजकल एक और बात हो रही है कि जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, इनके ख़िलाफ़ जो इनके ट्वीट्स हैं, अगर आपने देखी हो तो ख़ासे जहरीले हैं, ख़ासे रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ वो हम आवाज़ होते हैं, और
यानी अफवाज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए वो अल्फाज जो हैं वो चुन चुन कर इस्तेमाल करते हैं अपने ट्वीट्स के अंदर, और एक सीक्वेंस है और एक अरसे से ये सीक्वेंस के साथ वो ट्वीट्स चेक कर रहे हैं। क्या आपकी निगाह से वो ट्वीट्स गुजरे और आप क्या समझते हैं कि उनका जो ये तहरीरें हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो एविडेंस उनकी टाइमलाइन के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है, उसको देखते हुए कि उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 6 या किसी तरीके से वो गिरफ्त में आ सकते हैं? मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना हूँ नहीं, मतलब मैं सच्ची बात बताऊँ, इसलिए सोशल मीडिया जो जो कहा जाता है हमारा सोशल मीडिया है कि एज फॉरवर्डेड, जी एज फॉरवर्डेड, पर अब पता है कुछ नहीं। जी चांद पे जो है वो खजूर खजूर का बाग नजर आ गया, एज फॉरवर्डेड। जी पर अब ऐसी अफवाहें, तो मैं इतना ज्यादा उस पर रिलाई नहीं करता। हाँ, मैंने टेलीविजन पे जो हमारे जो बड़े वो है उनके उनके ऊपर मैंने कुछ चीजें ऐसी जरूर सुनी है और देखी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जी जिससे मुझे लगता है कि अगर कोई उस तरफ अगर कोई मेहनत करे तो डेफिनेटली होंगी। ये तो अब नजर आ रहा है। और अब गाली गलौज कल्चर, और अब एक चीज थोड़ी है। हम तो एक चीज को वो करते हैं ना, मुल्क को, मुल्क के लोगों को डिवाइड करना, जी ये भी तो उसमें आता है। जी किसी किसी भी आ, आ, किसी भी लिसानियत, मैं मिसाल के तौर पे मैं ये उठाता हूँ कि हम पाकिस्तान के कोई भी ऐसी चीज जो कि मैं समझता हूँ कि उसको जो पाकिस्तान के यूनिटी के खिलाफ जा रही है, जी उसको बैठ के देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। नहीं, अक्सर वो कहते हैं अपने ट्वीट्स के अंदर कि जनाब मुल्क जो है वो दो टुकड़े हो जाएगा। कभी कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के हालात जो है वो ख़राब हो जाएंगे, मायूसी फैलाते हैं। फिर कभी जो फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं, कभी उनसे मुतल्लिक कहते हैं वो जहनी मरीज़ हैं, कभी वो कहेंगे जनाब कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आसिम लॉ चल रहा है। इवन के कोई एविडेंस उन्होंने सपोर्टिंग कभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन इल्ज़ामात की एक बारिश का वो जो करते चले आ रहे हैं, और सीक्वेंस के साथ बाय डिज़ाइन। और ये इनका ट्वीट्स हैं तो वो जेल के अंदर, लेकिन तवातर के साथ उनके ट्वीट्स एक सीरीज़ के अंदर जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखिए, आप मुझसे वो काम लेना चाह रहे हैं जो कि कंसल्टेंट को करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मेमन भी हूँ, मैं मुफ्त में मशवरा नहीं दूंगा, खैर है, आज अपना मेमनिज्म थोड़ा साइड पर रखते ना। मुफ्त में मशवरा नहीं दूंगा। चले, हम तो मुफ्त में ही ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हर चीज साइड पे, पाकिस्तान के लिए मैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद सारे कुर्बान। और मैंने तो जरा मजाक की बात की। जी मैं आपको एक अर्ज करूं, इसको इवेल्युएट करना चाहिए बैठ के, सारी चीजों को, और उसके बाद बिल्कुल एक कानूनी कानूनी राय और कानूनी बिल्कुल उसके मुताबिक जो भी एक्शन बनता है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता जी हूँ। एक था कि ये जो अडियाला जेल है जी वो चला रहा है, मतलब एक कर्नल, जी जी ये विदाउट एविडेंस है। जी कोई एविडेंस उनसे नहीं पूछना चाहिए, एविडेंस है। जी तो ये सुपरडेंट जेल अडियाला बनता है उसका कंप्लेनेंट कि जी मेरे खिलाफ ये अफवाह फैलाई जा रही है। हम्म, एक बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात। जी सुपरडेंट जेल अडियाला बनता है सिंपल कि जी मेरे मेरे अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है हम्म, एक आदमी, मुझे दुनिया में, और जिसने रीट्वीट किया वो भी उसी में आ गया। एक बात कर रहा हूँ मैं, जी उस गद्दारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन इसी तरह एक एक ट्वीट को पढ़ने के बाद, उसका लीगल ओपिनियन लेने के बाद, फिर जा करके ये भी हो सकता है कि पूरा टाइमलाइन को कोई वैल्यूएट करे, हम्म, और हो सकता है उसमें ये बात आ जाए 9 मई के जो इंसिडेंट्स हुए थे जी उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, यो पाकिस्तान टूट जाएगा अगर ये कोई कह दे। हाकम मदन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह मुझे माफ करे इस बात पे, जी कि कोई ये कह दे तो ये कोई मोदी कोई और चीज कहता है, वो यही कहता है जी बिल्कुल खुदा न खासा पाकिस्तान के फला टुकड़े पे ये हो गया, हम उसको कहते हैं ना कि ये गद्दार है। जी तो इसको हर चीज को, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी जनाब अली। ये जो
ट्वीट है, दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जी एडमिसिबल इन कोर्ट। मतलब मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ही सीरियस वो होना चाहिए, और जो है वो ये भी हो सकता है, जितनी भी टाइमलाइन पे चीजें पड़ी हुई हो, जितनी भी टाइमलाइन पे पड़ी हुई हो, ये कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाई जाए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाई जाए, और वो मतलब आप हंस रहे हैं, मतलब मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ, जी जी ठीक है ना, एज अ पाकिस्तानी, जी जी साइकियाट्रिस्ट को दिखाई जाए और वो बताए कि इसकी जहनी हालत, जहनी मरीज है या ये नीम पागल है। मैं ये समझता हूँ, जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जी मैंने दो मरतबा रिपीटेडली सुनी, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने बहुत सारे इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और एक अच्छे बाप की औलाद है, और जी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, मेरे मेरे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। जी तो उन्होंने बहुत ही एक उसका वफादारी का मुजाहरा किया। जी उन्होंने कहा कि ये जहनी मरीज, ये तो बहुत बड़ा, मैं तो उसको पागल बोल चुका हूँ। जी मुझे मालूम है, पहले एक इंटरव्यू में आपने कह दिया था। अच्छा, और फिर यह है कि ये जो हमारे हमारे वो है कराची से जो एमएनए है, जो मिनिस्टर भी थे पहले, हमारे उस पार्टी के हमारे दोस्त हैं, बड़ा फायर ब्रांड स्पीकर है, जी वो इस पे कर चुके हैं, और इमरान खान ने इसके ऊपर इनको चैलेंज भी किया हुआ, सही वो जैनी मरीज बोल चुका है जी उनको। तो मतलब ये कोई मतलब जैनी मरीज छोटा लफ्ज है, एग्जैक्टली बीमारी आपको साइकियाट्रिस्ट बता देगा, मैं तो साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, सही नहीं। तो आप उसको आपको बेचारे को आपको आप तो काफ़ी अरसे से इनको कह रहे थे कि ये नीम पागल है। आप ये कह रहे थे कि जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स करते थे आपसे, काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक़ कार्रवाई का उन्होंने कहा, और उनके ख़िलाफ़ यही चीज़ आपने जवाब दिया था कि कार्रवाई नहीं बनती। लेकिन आप ये समझते हैं कि इमरान अहमद नियाज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, जबकि वो इस वक्त क्या वो ये उज़र ले सकते हैं कि भाई मैं तो जेल में कैद हूँ, मेरा जो ट्विटर है वो कोई और चला रहा है? अगर वो ऑन करता है, उसकी पार्टी ऑन करती है, खत्म। अगर उन्होंने ऑन किया है इसको कि वी ओन इट, और रिएक्ट किया है उसके ऊपर, तो खत्म। मतलब मैं ये समझता हूँ उसके बाद एविडेंस की जरूरत नहीं है। ओके मैं आपके व्लॉग पे आपके साथ मौजूद हूँ, जी मैं मास्क लगा के आ जाऊँ और उसके बाद फिर ऑन करूँ, तो फिर भी मैं तो हूँ ना। जी सर ये कोई साबित करना कोई तरह का मुश्किल नहीं है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके। तो मतलब आप समझते हैं कि जो उनकी टाइम लाइन है, अगर इसको मैं सही समझाऊं, जैसे आपने बात की कि एक तो डीपली तमाम ट्वीट्स को देखा जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद उनकी जो वेटिंग होनी चाहिए कोई लॉ एक्सपर्ट से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ जो है वो बहुत सा एविडेंस निकल सकता है, जिसमें मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात उनके ऊपर, मल्टीपल मुकदमात जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं उनके खिलाफ, या उन मुकदमात के जो है वो अंदर उनकी पकड़ हो सकती है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये को देखिए ना, पाकिस्तान में कानून है, मैं इसको भी यही कहता था। देखिए पाकिस्तान में कानून है, आइन है, 23 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और PPC है, CRPC है, कोर्ट में कैसे चलना है, सब कुछ, हर चीज वहां मौजूद है, राइटिंग में। ये कहता था। अच्छा, इनके नजरों में ये था, मैं कोई और बात कर जाऊंगा, ये कोई इररिलेवेंट ना हो जाए। जी ये समझता था कि हम मुझे पावर्स होने चाहिए किंग वाले, सही। मोहम्मद बिन सलमान। हम्म। मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए UK वाली, ठीक है। टेक्निकली और सब कुछ पाकिस्तान में होना चाहिए जिस तरह सही है। चाइना चाहता। ये कोई ये समझता था कि मैं जो चाहूँ वो कर दूं। मतलब सही। एक नहीं, मेरे आप YouTube पे इंटरव्यूज देख रहे हैं, जी और जिसकी वजह से इसने मुझे 4 केसेस में, मतलब झूठे केसों में वो किया, उमर फारूक जहूर, और ये जी जिसने घड़ी खरीदी थी उनसे। जी जी। और आपकी कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह भी कोई उसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ करवाई थी आपको, यानी फाइनेंशली जो है वो विक्टिमाइज किया,
ये तो खबर हमारे इल्म में आई थी, एक कोई केपी में आपकी को मिल थी और फिर दूसरी भी को मिल थी जहाँ पर आपकी, जिसके ऊपर आप वो कार्रवाइयाँ करवाते रहे, रेड करवाते रहे। तो ये कितना फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त किया आपने? बस वो नुकसान देने वाला तो मेरा रब होता है। उस वक्त ये पाकिस्तान को वो था, मैंने जब इंटरव्यूज दिए थे तो एक मेरी मिल था ट्राइबल एरिया में, जी टैक्स मतलब हॉलीडे है वहाँ, जी तो वो तो बंद हो गई। उसके बाद मेरी जो शहदादपुर में जो मेरी मिल था, उसके जो हमारे जो चेन थी सारी की सारी, जिस तरह होता है डिस्ट्रीब्यूशन जी नेटवर्क होता है कीमिल का, जी उसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया। जी जाहिर है मेरी सेल बंद हो गई, मेरी मिल बंद हो गया, और जाहिर है सारे का सारा फाइनेंशियल लॉस। जब जाहिर है मैं उस वक्त तो ये शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी उसके बाद ये रिएक्शन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो शिबली फराज साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे, जी उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ने मेरी पीएसक्यूसीए ने वाहिद एक मिल को पाकिस्तान की तारीख में सील किया है यार, सही। वो मेरा मिल, पीएसक्यूसीए ने मेरे मिल को सील किया वहाँ पे शहदादपुर की मिल। तो फिर वो बिजली का जिस तरह होता है उधर भी प्रॉब्लम, पर एक नहीं 100 मसले मसाले, तो जाहिर है ये बात नहीं है। पूरी मशीनरी को वो हरकत में ले आए थे और आपको विक्टिमाइज करने के लिए, लेकिन बहरहाल आप आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी अपने ही जो है वो इलाके में मौजूद हैं। आज आप यानी एक सियासी जमात के एक सूबे को हेड कर रहे हैं, उसके चैप्टर को। और सेकंड ये है कि अल्लाह ताला ने आज भी आपको इज़्ज़त दी हुई है और वो आज अडियाला के चांसलर के ओहदे पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये यानी जब आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि हमेशा की जो ताकत है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखी हुई है। हमेशा का इख्तियार अल्लाह का है। इंसान बहुत आजिज़ चीज़ है, हम समझते नहीं है, जब इक़्तिदार के नशे में हम शायद अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। बशीर मेमन साहब बहुत शुक्रिया। हमारा ड्यूरेशन जो है इसकी जो 15 मिनट थी हम उसको एक्सीड करके 17 मिनट तक पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको तकलीफ़ देंगे। आज वो मज़ा नहीं आया आपसे बात करने का। अगर ये फ़ेस टू फेस हम बैठें और हम दोबारा इसी तरह का कोई व्लॉग या पॉडकास्ट हम इकट्ठे करें तो ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। आज व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको बशीर मेमन साहब की गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। मैं दोबारा इनको लेकर आऊँगा अपने पॉडकास्ट के अंदर और इंशाल्लाह ताला इनसे ज़्यादा तफसील में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।